राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कहानियों के संकलन में से एक बेहद ही दिलचस्प कहानी, जिसका शीर्षक है पत्नी से पति। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़ थी। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का तो आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपने इस बेबसी पर बेहद रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियाँ पहने गर्व से अपना सिर उठाए चलते देखती, तब उसके भीतर वेदना की एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। उसे तो ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत पूरे संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती हूँ। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुकती जाती। वह पत्रों में महिलाओं की जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती थी और थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात के समय स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुराग का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां जलने लगी। गोदावरी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी यह सारा समारोह देखती थी और दिल महसूस कर रह जाती थी। एक वह है जो एक खुशी खुशी आज़ादी के नशे से मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। इन तिलियों को कैसे तोड़ दूँ? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सारी ही सारी चीज़ें विदेशी थी। स्वदेशी का तो एक सूत भी नहीं था। यही चीज़ें तो वहाँ जलाई जा रही थी, और यह वही चीज़ें यहाँ उसके हृदय में संचित ग्लानि के भांति संदूकों में रखी हुई थी। उसके जी में एक लहर उठ रही थी। इन चीज़ों को उठाकर उसी होली में डाल दे। उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता उसी समय जल कर भस्म हो जाए। मगर पति की नाराज़गी के भय से उसका हाथ पकड़ लिया था। सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा, जरा इन सिरफिरों को तो देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है। किसी ने सच कहा है, हिंदुस्तानियों को न अकल आई है और न ही आएगी। कोई कल भी तो सीधी नहीं। गोदावरी ने कहा, तुम भी हिंदुस्तानी हो? सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा ही खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में मैं क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या मुझे हिंदुस्तानी समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार, वेशभूषा, रीति नीति, कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगा दे। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदेंगे। इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया है। अगर मेरे हाथ में यह अधिकार होता तो सबों को जहन्नुम रसीद कर देता। तब इन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता। गोदावरी ने अपने शब्द में तीक्ष्ण तिरस्कार भर के कहा, तुम अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता है? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते हैं। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों का इतना बड़ा अन्याय करे? सेठ ने चिढ़कर कहा, मैं इन्हें अपना भाई ही नहीं समझता। गोदावरी ने कहा, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है इससे उसको
वो वेतन इन्हीं के जेब से तो आता है। मेरा वेतन है, जो किसकी जेब से आता है मुझे इससे मतलब नहीं है। जिसके हाथ से मिलता है वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधान का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो यह कैसे मुमकिन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेज़ों के अधीन हो जाए? क्यों इन दीवानों को इतनी अक्ल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी, कोई अंग्रेज़ का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा? गोदावरी ने कहा, तो फिर क्यों नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप भोजन भी मिल जाएगा। और बीमार होते हो तो क्यों दौड़े दौड़े वैद्य के घर चले जाते हो? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी स्वयं की मदद आप करते हैं। तब सेठ बोले, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीज़ों को जला देना, ऐसा काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी बोली, तो यहाँ के लोगों को चुपचाप ऐसे ही बैठे रहना चाहिए? सेठ ने कहा, नहीं, रोना चाहिए, और इस तरह से रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली, आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए यह दृश्य भी असह्य हो गया था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूंटे पर ही खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज़ आ गई, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गोदावरी के विश्वास से मेरे हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अभी भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजा बजा कर गा रहा था, वतन की तकदीर कब बदलती है। वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे खड़ा, तो अंधे खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला, पर उसमें उसे 1 पैसा मिला नोट और रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए का तो सवाल ही नहीं था। पैसे अगर 2-4 मिल जाए तो इस वक्त वह ज़रूर दे देती, पर यहाँ तो 1 पैसा था, वह भी इतना घुसा हुआ कि कहार भी बाजार से लौटा लाया था। किसी दुकानदार ने लिया ही नहीं। अंधे को पैसा देते हुए गोदावरी को तो शर्म आ रही थी। वह जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही। तब अंधे को बुलाया और फिर पैसा दे दिया। अंधे ने कहा, माताजी कुछ खाने को दीजिए ना, आज दिन भर से कुछ खाया ही नहीं। गोदावरी ने कहा, दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिला? अंधा, क्या करूं माता, कोई खाने को ही नहीं देता। गोदावरी ने कहा, इस पैसे का चबेना लेकर खा लेना। अंधा, खा लूँगा माताजी, भगवान आपको खुश रखे, अब यहीं सोता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर, विलायती ब्रश, दांतों पर मलने का विलायती साबुन, नहाया और विलायती चाय विलायती पिलिया में पिया, विलायती बिस्कुट विलायती मक्खन के साथ खा लिया, विलायती दूध भी पी लिया, फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिगार मुंह में दबाकर घर से निकल पड़े। अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर का शो देखने चले गए। गोदावरी को रात नींद नहीं आई थी। दूरा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था उसके कंठ में कोई कड़वी सी चीज़ अटक गई है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने यह सब योजनाएं की थी जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर ही नहीं हुआ था। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत ही न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज़ मांगने की कसम ही खा ली थी। क्रोध और ग्लानि से उसकी सद्भावना को इस तरह से विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब वह मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलूँगी और क्यों उनकी इच्छाओं की लौंडी बनकर रहूँगी। मैंने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेच दी है।
अगर आज यह चोरी या गबन करे तो क्या मैं सज़ा पाऊंगी? उसकी सज़ा तो यह खुद ही झेलेंगे। उसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है। मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार है। यह अपने सरकार की गुलामी करे, अंग्रेज़ों की चौखट पर लाख नाक रगड़े। मुझे क्या गरज है कि मैं इसमें उनका सहयोग करूं? जिसमें आत्मा का अभिमान नहीं है, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति ना हो तो मेरा कोई दोष नहीं। यह नौकर है या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपने निर्दिष्ट काम करता है। वह नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपशब्द कहे, तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन गुलाम के लिए तो कोई शर्त ही नहीं है। उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी तो पहले ही हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा कि देसी चीज़ें ना खरीदो? सरकारी टिकटों तक पर यह शब्द लिखे होते हैं, स्वदेशी चीज़ें खरीदो। इसके विदित है कि सरकार देसी चीज़ों का निषेध नहीं करती। फिर भी यह महाशय सुरखरू बनने की फ़क्र में सरकार से भी 2 अंगुल आगे है। मिस्टर सेठ ने कुछ छपते हुए कहा, कल फ्लावर शो देखने चलूँगी। गोदावरी ने विरक्त मन से कह दिया, नहीं, बहुत ही अच्छा तमाशा है, चलो ना। मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वह इतने बदहवास नहीं होते। आंखें फाड़ कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी? हाँ, ज़रूर जाऊंगी। मैं नहीं चाहता तुम वहाँ जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि मैं तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा, नतीजा तो बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली, इसकी चिंता नहीं है, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, आखिर मुंह फेर कर लेट गए। प्रातःकाल फ्लावर्स हो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ भी नहीं कहा था। गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची, कई हजार मर्दों और औरतों का वहां जमाव था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा भी दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और भी ढेर सारी स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या क्या देते हैं। अधिकांश लोग 2-2 4-4 आना ही दे रहे थे। वहाँ ऐसा धनवान था ही कौन? उसने अपनी जेब टटोली तो 1 रुपया निकला। उसने समझा यह काफ़ी है। इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आए तो उसमें डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसे कल उसने पैसे दिए थे न जाने किधर से आ गया और जो चंदा की झोली उसके सामने पहुंची, उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उस तरफ उठ गई। सबको कौतूहल हो रहा था, अंधे ने क्या दिया है? कहीं एक आध पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता है, तब भी तो उस बेचारे को रोटी ही ठीक से नहीं मिलती। अगर यही गाना पिसाज और साज के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए ही रुपए बरसते। लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे की कौन परवाह करता है? झोली में पैसा डालकर अंधा वहाँ से चल दिया और कुछ दूर में जाकर फिर से गाने लगा, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखिए, यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस 1 पैसे की कीमत किसी भी अमीर के 1000 रुपये से कुछ कम नहीं। शायद यह इस गरीब की सारी पूंजी थी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति भी हमारे साथ है तो मुझे सत्य के विजय में कोई संदेह मालूम नहीं होता। हमारे यहाँ इतने फ़कीर दिखाई देते हैं या तो इसलिए कि समाज ने इन्हें कोई काम नहीं दिया या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण वह अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि बेचारे कुछ काम करें, या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ा है। स्वराज्य के सिवा इन गरीबों का उद्धार भला कौन कर सकता है? देखिए, वह गा रहा है। इस पीड़ित हृदय में कितने उत्सर्ग! क्या अब भी कोई संदेह कर सकता है यह किसकी आवाज़ है? पैसा ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, आप में कौन इस रत्न को खरीद सकता है? गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या वह वही पैसा तो नहीं जो रात को मैंने उसे दिया था? क्या उसने
सचमुच रात को कुछ नहीं खाया? उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेज पर रख दिया गया था। उसका हृदय धक से हो गया। यह तो वही घिसा हुआ पैसा था। जब अंधे की दशा उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी। कांपते हुए सर में बोली, मुझे आप यह पैसा दे दीजिए, मैं 5 रुपये दूंगी। सभापति ने कहा, बहन इस पैसे के दाम में 5 रुपये दे रही है। तभी दूसरी आवाज़ आई, तीसरी। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुख पर आत्माभिमान लग रहा था, मानो कह रहा हो, यहाँ कौन है जो मेरी बराबरी कर सकेगा। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसके हाथ में पैसा नहीं जाएगा। समझता है इसने कह दिया क्या संसार मोल ले लिया? गोदावरी ने तभी कह दिया। उस पुरुष ने तुरंत कहा। 50 हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गई, मानो कह रही हो, अब आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, धमकी से मिले हुए स्वर में कहा, 100 रुपये। धनी आदमी ने अभी तुरंत कह दिया, 120 रुपये। लोगों के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। समझ गए इसी के हाथ में विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर देखने लगे, मगर जो हो गोदावरी के मुंह से निकला 150 रुपये। चारों तरफ से तालियों की आवाज़ें पड़ने लगी, मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले से हो गए हों। उस आदमी ने फिर से कह दिया, 250। गोदावरी बोली, 200। फिर तो चारों तरफ से तालियां ही तालियां पड़ी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से भाग जाने में ही अपनी कुशल समझी। गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी। हजारों हजार शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीवी है, तो उन्हें ईर्ष्या आनंद के साथ उस पर दया भी आ गई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें घातक संवाद सुना दिया। मिस्टर सेठ तो शक्ति में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य सी पड़ गई हो। फिर दोनों मुट्ठियां बांध ली, दांत पिसे, होंठ चबाए और उसी वक्त घर को चले। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज नहीं चली थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारियां भरी आंखों से देखते हुए कहा, तुम मेरे मुंह पर काली पुतवाना चाहती हो? गोदावरी ने शांत भाव से कहा, कुछ उसे भी तो कहो, या गालियां ही दिए जाओगे? तुम्हारे मुख में कालिख लगेगी तो क्या मेरे मुंह में नहीं लगेगी? जब तुम्हारी जड़ खुदेगी, मेरे लिए दूसरा कौन सा सहारा होगा? मिस्टर सेठ ने कहा, सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे रुपए दिए क्यों उन्हें? गोदावरी ने उसी शांत भाव में कहा, इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूँ। मिस्टर सेठ दांत किटकिट कर बोले, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं। गोदावरी ने कहा, बिल्कुल गलत। तुम्हारे रुपए खर्च करने का तुम्हें जितना अख्तियार है ना, उतना ही मुझको भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे और मुझे तलाक दे दोगे, तब यह ना रहेगा। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतनी ज़ोर से मेज़ पर फेंका कि वह लुकता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर वह बोले, मुझे तुम्हारी अकल पर अफसोस आता है। जानती हो तुम्हारी उद्दंडता का क्या नतीजा होगा? मुझसे ही जवाब तलब हो जाएगा। बताओ क्या जवाब दूंगा मैं? जब यह जाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही हो, तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना नहीं है क्या? तुमने तो नहीं की कांग्रेस की कोई मदद। हाँ, तुमने तो ना की। इसकी सज़ा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे? चोरी की बात और होती है और यह बात और है। तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से भी बुरा काम है? हाँ, सरकारी नौकर के लिए चोरी या डाके से भी कहीं बुरा काम है। मैंने यह नहीं समझा था। अगर तुमने यह नहीं समझा था तो तुम्हारी ही बुद्धि का यह भ्रम है। रोज़ अखबारों में देखती हूँ, फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफार्म पर बोलने खड़ा होता है तो सिपाहियों सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। कांग्रेस के सरगना के पीछे कई मुखबिर लगा दिए जाते हैं, जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी
निगाह रखें। चोरों के साथ तो इतनी शक्ति भी कभी नहीं होती, इसीलिए हजारों चोरियां और डाके खून रोज होते रहते हैं। किसी का भी कुछ पता नहीं चलता, ना ही पुलिस को इसकी जरा भी परवाह है। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी। इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एड़ियों तक का जोर लगा देते हैं। सरकार को चोरों से भय नहीं होता, चोर सरकार पर चोट नहीं करता। कांग्रेस सरकार के अख्तियार पर हमला करती है, इसलिए सरकार कभी अपनी रक्षा के लिए अपने अख्तियार से ही काम लेती है। यह तो एक प्राकृतिक नियम है। मिस्टर सेठ आज दोपहर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे। न जाने आज वहाँ क्या हाल होगा। रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा भी नहीं, क्लर्क पर रौब नहीं जमाया। चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता था तलवार उनके सिर पर लटक रही है। साहब की मोटर की आवाज़ सुनते ही उनके तो प्राण सूख गए। रोज़ वह अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब साहब आकर बैठ जाते थे, तब आधे घंटे के बाद मिसले लेकर पहुंचते थे। आज बरामदे में ही खड़े थे। साहब उतरे तो झुककर उन्होंने सलाम भी किया, मगर साहब ने तो मुंह फेर लिया। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा भी खोल दिया, मगर जान तो सूखी जाती थी। देखें कब सिर पर तलवार गिर जाती है। साहब कुर्सी पर बैठे। सेठ ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दिया। एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान से बम फट गया हो। साहब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी हैं। सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब ही नहीं समझा हो। साहब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी हैं। मिस्टर सेठ का तो गर्म खून हो गया। बोले, मेरा तो ख्याल है मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में नहीं होगा। तब साहब ने कहा, तुम नमक हराम आदमी हैं। मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खी आई। अब व्यर्थ ही अपना जबान खराब कर रहे हैं साहब। साहब ने कहा, तुम तो शैतान आदमी हैं। मिस्टर सेठ की आंखों में भी सुर्खी आई। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसी बात सुनने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। साहब ने कहा, चुप रहो यू ब्लडी। तुमको सरकार 500 रुपये इसलिए नहीं देती कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस का चंदा दिलवाओ। तुमको इसीलिए सरकार रुपया देती है क्या? मिस्टर सेठ को अपनी सफाई देने का अवसर मिला। वह बोले, आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी वाइफ ने सरकार मेरी मर्जी के खिलाफ ही रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया हुआ था, जहाँ मिस फ्रांक का गुलदस्ता ही 5 रुपए में लिया। वहाँ से लौटा तो मुझे एक खबर मिली थी। कहा, जो तुम हमको बेवकूफ़ बनाता है। यह बात अग्निशिला की भांति जो ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, वह उसके मिजाज का पारा उबाल के दर्जे तक पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ़ बनाए। वह जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ़ बना दे। उसके लिए तो असह्य था। रोल उठाकर दौड़ा। लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। हर तरह की खुशामद किया करते थे, लेकिन यह अपमान स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने रूल को तो हाथ पर लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा घुसा साहब के मुंह पर रसीद कर दिया कि साहब के तो आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया। वह इस मुष्टि प्रहार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि सेठ बहुत ही शांत, दब्बू और कमज़ोर होता है। विशेषकर साहब के सामने तो उसकी ज़बान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगा। फिर मिस्टर सेठ से उलझने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था, इससे अब मैं कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इन परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी खेद नहीं था, बल्कि वह अपने साहस पर प्रसन्न थे। उसकी बदमाशी तो देखो, मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता हूँ उतना ही दबाता है मुझे। मैं यारों को लेकर घुमा करती है। उनको बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझसे शेर बन गया
अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराए बगैर तो छोड़ेगा नहीं। यह सब कुछ गोदावरी के कारण ही हो रहा है। बेइज्जती तो हो ही गई, अब रोटियों का भी मुझे मोहताज होना पड़ेगा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बर्खास्त की परवान आ जाएगा। अपील कहाँ होगी, सेक्रेटरी ही है हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अंग्रेज़ बन गया है। होम मेंबर भी हिंदुस्तानी है, मगर अंग्रेज़ों के गुलाम ही हैं। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्होंने यह जड़ी बूटी पिलाई होगी, उन्हें जूड़ी भी चढ़ाई होगी। न्याय की किसी से आशा ही नहीं है। अब यहाँ से निकल जाने में ही मेरी कुशल है। उन्होंने तुरंत एक इस्तीफ़ा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया बर्खास्त। दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुँचे तो गोदावरी ने पूछा, आप आज जल्दी कैसे आ गए? मिस्टर सेठ ने दहकती हुई आंखों से देखकर बोले, जिस बात पर लगी थी वही हो गई। अब रो सिर पर हाथ रख कर। आखिर बात क्या हुई, कुछ तो कहो। सेठ ने कहा, बात क्या हुई? उसने आंखें दिखाई तो मैंने चांटा जमा दिया और इस्तीफ़ा देकर चला आया। गोदावरी ने कहा, इस्तीफ़ा देने की इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें? सेठ ने कहा, और क्या अपने सिर के बाल भी नुचवा लेता? तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं कल अलग होना ही पड़ता। गोदावरी ने कहा, खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, आज से तुम कांग्रेस में शरीक हो जाओ। सेठ ने तो होंठ चबाकर कहा, तुम बिल्कुल ही भी नहीं, ऊपर से तो घाव पर नमक छिड़कती हो। गोदावरी ने कहा, लजाऊंगी क्यों, मैं तो खुश हूँ, तुम्हारी बेड़ियाँ ही कट गई। अब तभी सेठ ने कहा, आखिर कुछ सोचा है, काम धाम कैसे चलेगा? गोदावरी ने कहा, सब सोच लिया है, मैं चलकर तुम्हें दिखा दूंगी। हाँ, मैं जो कुछ कहूँ वह तुम्हें करते ही जाना। जब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी, अब से तुम मेरे इशारे पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत नहीं करती थी, तो तुम जो कुछ खिलाते थे खाती थी, जो कुछ पहनाते थे मैं पहनती थी, महल में रखते थे मैं महल में रहती थी, झोपड़ी में रखते थे मैं झोपड़ी में रहती थी। उसी तरह तुम भी रहना। जो काम करने को कहूँ वह करना, फिर देखूँ कैसे काम नहीं चलता है। बड़प्पन सूट बूट ठाट बाट में नहीं, जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे, पर आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। सेठ जी ने उसकी ओर स्नेह की आंखों से देखा और हंस पड़े। इस तरह से यह दिलचस्प कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी इस कहानी पत्नी से पति को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, कुशल हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।